हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके तारामंडल ITI यूट्यूब चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम ट्रांसफार्मर के पहले लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इन सबों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम ट्रांसफार्मर से उससे आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में। जैसे ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, ये सब मैंने बता चुका है, लेकिन थोड़ा सा आज मैं दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग जो सिरा सप्लाई टर्मिनल से जुड़ा होता है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। आए बात समझ में ना। सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, जो सिरा लोड से कनेक्ट होता है, लोड से जुड़ा होता है, उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, एक होता है इसमें हाई वोल्टेज साइड होता है, हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड किसे कहते हैं, और दूसरा होता हमारा लो वोल्टेज साइड। दूसरा होता है लो वोल्टेज साइड, ठीक है। आगे बताओ, वह सिरा जो उच्च वोल्टता से जुड़ा होता है, हाई वोल्टेज साइड कहलाता है। ठीक है। जो सिरा निम्न वोल्टता से जुड़ा होता है, उसे लो वोल्टेज साइड कहते हैं। वोल्टेज साइड कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में हमने टोटल पढ़ा प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं जो सिरा सप्लाई टर्मिनल से जुड़ा होता है, उससे क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जो सिरा लोड से कनेक्टेड होता है, उससे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। हाई वोल्टेज साइड उसे कहते हैं जिधर हाई वोल्टेज होता है उधर हाई वोल्टेज साइड कहते हैं, जिधर लो वोल्टेज होता है उसे कहते हैं लो वोल्टेज साइड कहते हैं, ठीक है ना। ये थे ट्रांसफार्मर की बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं। इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारे से प्राइमरी वाइंडिंग ले सकते हैं और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। अगर ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मान लो सपोज करो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा, लो वोल्टेज साइड हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, लो वोल्टेज साइड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जस्ट इसको उल्टा कर देता हूँ मैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, अगर मैं करता हूँ स्टेप डाउन बना देता हूँ मैं, इधर क्या होगा, ये हमारा क्या, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाई वोल्टेज साइड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लो वोल्टेज साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लो वोल्टेज साइड हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर को ऑब्लिक एफ से लिख रहा हूँ मैं, इसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है, कनेक्टेड नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है, हमारा कनेक्टेड नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये बाइंडिंग हमारी ये इस वाले फर्स्ट कोर पे लपेटी हुई है, ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कौन सा हमारा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, आई बताऊँ ना, ये हमारा क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या इलेक्ट्रिकली रूप से क्या, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग पे कॉपर के तार को लपेटा गया है, और यहाँ पे क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है कि दूसरे वाले कोर पे क्या है, कॉपर के तार को लपेटा गया है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, ये तार इस तार से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, विद्युतीय रूप से क्या होता है, हमारा नहीं जुड़ा होता है, लेकिन चुंबकीय रूप से क्या होता है, हमारा जुड़ा होता है। मैग्नेटिकली क्या होता है, हमारा ये कपल होता है, मैग्नेटिकली क्या होता है, हमारा ये कपल होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या होता है कि मतलब हम इधर सप्लाई देते हैं, ये इधर तार से जुड़ा नहीं होता है, फिर भी हमारे इधर सप्लाई आने लगती है। ठीक है, इसको अभी आगे मैं बताऊंगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, प्राइमरी जब इसमें फ्लक्स करता है तो यह इधर आता है, तो इसमें भी फ्लक्स करने लगता है, करंट इसमें भी इंड्यूस होने लगती है। जब लोड से कनेक्ट होता है, जब लोड आगे मैं बताऊँगा अभी थोड़ा सा, जितना भी जानो वह कैसे कार्य करता है। लेकिन क्या होता है, ट्रांसफार्मर विद्युतीय रूप से क्या होती है, हमारी नहीं जुड़ी होती है, विद्युतीय रूप से क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसफार्मर विद्युतीय रूप से इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड होता है लिखेंगे, जबकि मैग्नेटिकली रूप से मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिकली क्या होता है, हमारा कपल होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर विद्युतीय रूप से क्या होता है, हमारा इंसुलेटेड होता है, और इलेक्ट्रिकल रूप से क्या होता है, हमारा मैग्नेटिकल रूप से क्या होता है, हमारा कपल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड के बारे में पूरा करा दिया हमने। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर, प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई कैसे जाती है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखो
यहाँ पे क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी I1 करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जिससे यहाँ पे EMF उत्पन्न होगा हमारा E1, ठीक है, यहाँ पे E1 उत्पन्न होगा। अब जिसके कारण यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक और वाइंडिंग की गई है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा क्या प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है ना। अब देखो सेकेंडरी वाइंडिंग है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब ये हमारा यहाँ पे I1 इस सप्लाई को दिया गया, I1 सप्लाई दिया गया, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो करती है, जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ, क्या हुआ, EMF हुआ तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो इसमें क्या है, फ्लक्स उत्पन्न हुआ। ये फ्लक्स भाई, जब किसी भी चालक में कोई करंट धारा का प्रवाह होता है तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, नहीं उत्पन्न होता है। अब वो फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इससे क्या होता है, इसे यहाँ पे अब ये फ्लक्स इसको क्या करता है, कट करता है। अब ये फ्लक्स क्या होता है, घूमता है, फ्लक्स क्या करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें EMF इंड्यूस होता है। क्या होता है, इसमें EMF इंड्यूस होता है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो इसे लोड से कनेक्ट कर दिया गया, ट्रांसफार्मर को लोड से कनेक्ट कर दिया गया। जब लोड से इसको कनेक्ट करते हैं किसी लोड से, उस स्थिति में होता क्या है, इसमें क्या होती है, I2 करंट उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, इसमें I2 करंट होती है, और इसमें EMF क्या इंड्यूस हुआ, E2 EMF इंड्यूस हुआ। आया समझ ना, जब ये लोड से कनेक्ट होता है ये I2, और जब I2 करंट फ्लो करने लगती है तो खुद का फ्लक्स बन जाता है, ठीक है ना। जो जब ये खुद का जो फ्लक्स बनता है, ये इस फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। आया समझ ना। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर के प्रिंसिपल पर काम करता है, पर काम करता है। आई बात समझ में, ठीक है। मैंने बताया प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें I1 करंट फ्लो हुई, I1 विद्युत धारा जब प्रवाहित हुई इसमें, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें E1 इंड्यूस हुआ। अभी फ्लक्स उत्पन्न हुआ, जिसकी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है, इसमें खुद का फ्लक्स उत्पन्न E2 EMF इंड्यूस होता है, जिसके कारण I2 करंट लोड से जब कनेक्ट होता है I2 करंट उत्पन्न होती है, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में क्या है कि ये देखिए, जो इसका कोर होता है, इसके पहले से इसके कोर पे क्या करते हैं, बाइंडिंग लपेट देते हैं, एक इंसुलेटेड पदार्थ लपेट देते हैं। क्या करते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं, जैसे कागज हो गया, लेदराइट पेपर हुआ, ठीक है ना। इस टाइप के को क्या करते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है। उसको लपेटने के पश्चात इस पर क्या करते हैं, कापर की तार को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। अगर आप इसको स्टेप डाउन बनाना है, स्टेप अप बनाना है, उस हिसाब से अगर स्टेप डाउन बनाना है तो प्राइमरी में क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होते हैं। स्टेप अप बनाना है तो प्राइमरी में कम होते हैं, सेकेंडरी में क्या होते हैं, हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, V1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो V1 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, V2 से क्या होगा, V1 क्या होगा, V2 से क्या होगा, डिक्रीज होगा। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, E1 छोटा होगा E2 से, E1 क्या होगा, छोटा होगा E2 से। यह कब होगा हमारा, जब स्टेप अप होगा, स्टेप अप, ठीक है। अगर स्टेप डाउन होगा उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, कि V1 क्या होगा, बड़ा होगा V2 से, या फिर लिख सकते हैं E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। ये हमारा कब होगा, स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। आई बस समझ में, ठीक है। स्टेप डाउन, ठीक है। तो ये स्टेप अप बता दिया और स्टेप डाउन बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कॉमन मैग्नेटिक सर्किट किसे कहते हैं।
देखिए ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़िए, बहुत क्वेश्चन इसमें से आस्किंग करता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा हेडिंग है कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। देखो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल में जिस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, हमारा रिलेक्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी पदार्थ का वह उस समय बहने वाली धारा क्या करता है, विरोध करता है, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। वह रिलेक्टेंस क्या करता है कि जो फ्लक्स का सेटअप होता है उसके सेटअप में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है। फ्लक्स के सेटअप में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। रिलेक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ बोलते हैं। प्रतिष्ठम्भ क्या होता है, इसका फार्मूला होता है रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है, एमएमएफ बटा फ्लक्स। एमएमएफ बटा क्या होता है, फ्लक्स। एमएमएफ बटा क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। इट मीन्स आपको क्या दिख रहा है कि जो रिलेक्टेंस हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारा एमएमएफ के। एमएमएफ का फार्मूला होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, फ्लक्स से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर मान लो एमएमएफ को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, सॉरी अगर फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा तो रिलेक्टेंस हमारा क्या होगा, उतना हमारा कम होगा। आई बात समझ ना, आई बात समझ गई, ठीक है। अगर एमएमएफ बढ़ेगा तो रिलेक्टेंस भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक अच्छा ट्रांसफार्मर में कार्य करने के लिए हमारे रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। एंड ए गुड ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड ए गुड ट्रांसफार्मर रिलेक्टेंस वैल्यू इज वेरी लो रिक्वायर्ड। यानी कि एक अच्छे ट्रांसफार्मर में प्रतिष्ठम्भ जितना ही कम रहेगा, सुनो जब प्रतिष्ठम्भ कम रहेगा तभी ना फ्लक्स का सेटअप ज़्यादा अच्छा से होगा। हाँ, जब फ्लक्स सेटअप होगा जिसके कारण तभी अच्छे ट्रांसफार्मर अच्छे प्रकार से कार्य कर पाएगा। अगर हमारा प्रतिष्ठम्भ बढ़ जाएगा, रिलेक्टेंस बढ़ जाएगा, एमएमएफ फ्लक्स का सेटअप ही नहीं होगा, और फ्लक्स का सेटअप नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है ना। इसीलिए एक ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना, कि रिलेक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स के समानुपाती होता है, विद्युत समानुपाती होता है, कम होता है, बेसी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छे ट्रांसफार्मर में रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या रहा है, मटेरियल ऑफ कोर। मटेरियल ऑफ कोर, अभी कोर कौन सा है समझ रहे हो ना, कोर ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ठीक है। देखो इसमें तो 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं ट्रांसफार्मर में, 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं, उसी कोर की बात कर रहा, थोड़ा बहुत पानी दीजिए। ठीक है, देखिए अगला ये टॉपिक हमारा मटेरियल ऑफ कोर। मटेरियल ऑफ कोर में क्या, अब कोर क्या, कोर से समझते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको कैसे कोर क्या मतलब होता है। देखिए जो कोर होता है हमारा, जैसे हमारी ट्रांसफार्मर आप देखते हैं ना,
आप लोग कहेंगे बार बार एक ही टाइप का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो पत्तियाँ लगी होती हैं ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है हमारी, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब सिलिकॉन स्टील की क्यों बनी होती है मैं आगे अभी चर्चा करूँगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग हो। जो इसमें पत्तियाँ लगी होती हैं ये 3-4 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, हाँ, EILU। अब EILU इस प्रकार की पत्तियाँ होती हैं जो पत्तियाँ बनाई जाती हैं हमारी। देखो कभी ट्रांसफार्मर तोड़ के देखा है, तोड़ ताड़ के नहीं होगा, तोड़ के देखना। EILU, ठीक है। तो ये इस प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, इस प्रकार क्या होती है हमारी पत्तियाँ होती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि इन पत्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इन पत्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब देखो, अब अभी तो मान लो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे हम एल टाइप का यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एल टाइप का यूज करेंगे, यहाँ पे ऐसे डाल देंगे एल, ठीक है। यहाँ पे फिर आई ऐसे पकड़ा देंगे। अब आप सोचोगे कि ई टाइप का कहाँ यूज किया जाता है, तो ई टाइप का उपयोग यहाँ पे किया, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर किया जाता है। ये हमारा क्या है, सेल टाइप है ना, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। हाँ देखो अब इसमें क्या है, अभी ध्यान देखो ये संरचना एक आ रही नहीं आ रही है, आ गई ना, ध्यान देखो। अब यहाँ पे ई प्रकार के ट्रांसफार्मर को ऐसे पत्ती को रखते हैं, फिर इधर से भी रखते हैं, फिर यहाँ पे आई रखेंगे, फिर यहाँ पे भी आई रखेंगे, आई बात समझ में, फिर यहाँ पे आई रख देंगे, फिर आई रख देंगे ऊपर से, फिर ई रखेंगे, फिर एल रखेंगे। इसको इस तरीके से ऐसे कर करके क्या करते हैं, इसको बनाते ही चले जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और एल में EIL और यू प्रकार कहाँ यूज़ किया था, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में। जो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें यू टाइप के जो प्रकार की पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे भी किया जा सकता है, यहाँ पे भी यू टाइप ट्रांसफार्मर का पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। आई बात समझ में ना, यानी कि कोर टाइप में भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो अब इसमें बेसिकली क्या है कि सिलिकॉन स्टील का होता है, ठीक है। अब इसमें क्यों सिलिकॉन स्टील कहेगा, क्योंकि तो लो परमेबिलिटी होती है, ठीक है। लो परमेबिलिटी का मतलब है कि लो परमेबिलिटी, हाई, इसकी परमेबिलिटी क्या होती है हमारी, इसकी हाई होती है। परमेबिलिटी क्या होती है हमारी, हाई होती है। रिएक्टेंस क्या होता है हमारा इसका, लो होता है। वाई वी यूज सिलिकॉन स्टील, ठीक है। इसको बना लीजिएगा फिगर में, EILU प्रकार की पत्तियाँ, ठीक है। आगे अगला टॉपिक लिखिए, why we use silicon steel, why we use silicon steel, ठीक है ना। हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है, बिकॉज पहला गुड मैग्नेटिक मटेरियल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड यानी कि एक अच्छा चुंबकीय क्या हमारा, एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ हमारा, ठीक है ना। दूसरा हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी हो गया। तीसरा लो हिस्टेरेसिस लॉसेस, लो हिस्टेरेसिस, ठीक है। चौथा लो परमेबिलिटी, नहीं लो रिलेक्टेंस, लो, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टी के कारण हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब देखो हिस्टेरेसिस समझो क्या होता है, हिस्टेरेसिस क्या होता है जैसे क्या होता है, मान लो क्या करते हैं हम लोहे का, अब सोचो कि क्यों ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियों को ही क्यों जोड़ा जाता है, पतली पतली पत्तियों को ही क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपल सा डाल के लोहे का डाल देते हैं, लोहे का उसी आकार में, मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसी आकार में क्या करते हैं, लोहे का डाल देते हैं, इसी आकार में लोहे का ढाल देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसमें
हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, गर्म क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। और जब गर्म ज़्यादा होगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, डिक्रीज कर जाएगी, एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, लो होगी। अब मान लो एफिशिएंसी जब लो होगी तो हमें प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, करंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, इसी क्या करते हैं, इसीलिए हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि हीटिंग इफेक्ट क्या हो हमारा कम हो, हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ही क्या करते हैं लोग, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ है, इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, लो हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है, इसका रिलेक्टेंस क्या होता है हमारा, बहुत ही कम होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है हमारा इसका, बहुत ही कम होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक और पदार्थ होता है, CRGO होता है, क्या होता है हमारा, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अच्छा सुनो, एक मिनट और बात, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस की बात हो गई, लेकिन अब एक बात आती है कि क्यों उसको पत्तियाँ हैं, फिर उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है, लेमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। एडी करंट लॉसेस को, भंवर धारा हानियों को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती हैं उसको क्या कर दिया जाता है, लेमिनेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं उसको, लेमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, हिस्टेरेसिस इसको पतली पत्तियों के रूप में क्यों रखा जाता है, ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कम किया जा सके। और क्या कहते हैं, हाँ, लेमिनेट इसलिए करते हैं इन पत्तियों को ताकि भंवर धारा हानियों को कम किया जा सके। आई बात समझ ना। अच्छा, इस सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को यूज़ क्यों जाता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हाई होती है, अच्छा एक चुंबकीय पदार्थ है, इसका रिलेक्टेंस क्या होता है हमारा, लो होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस में भी क्या होती है, इसमें कम होती है। आई बात समझ में, इसलिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला इसमें है CRGO, ये भी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नोट्स को प्रॉपर तरीके से कॉपी में मेंटेन करते रहिए। अब आप छोटे बच्चे हैं नहीं जिसका आप हम रोज रोज नोट चेक करेंगे, आप बनाएंगे तो अपने लिए फ्यूचर के लिए बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो आप पूछेंगे, ठीक है। अगला हमारा CRGO। CRGO क्या कहते हैं, फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, क्या बोलते हैं इसको, ओरिएंटेड, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अब इसका क्या कहते हैं, इसको क्या करते हैं, सिलिकॉन के अपेक्षा मोस्टली प्रीफर्ड किया जाता है, सिलिकॉन के। अब देखो इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत महंगा होता है थोड़ा सा, इसको लिखेंगे मोस्टली प्रीफर्ड है। दूसरा पॉइंट इसका हमारा फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है हमारी, हाई होती है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है हमारी, हाई होती है। कितना होती है, लगभग V बराबर क्या होता है, 1.7 टेस्ला, ठीक है ना। इसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है हमारी, 1.1 टेस्ला, ठीक है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया बराबर 1/Vm, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। आई बात समझ में ना। अगला है वेट, क्या होता है इसका, कम होता है, वेट इज लेस। तीसरा पॉइंट, वेट इज लेस, ठीक है। चौथा पॉइंट, टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस, एंड एडी करंट लॉसेस, एडी करंट CRE एंटी करंट लॉसेस we CRGO, ठीक है ना।
लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जहाँ पे हाई एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है, बेटर एफिशिएंसी, वहाँ पे इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। CRGO क्यों? क्योंकि मोस्टली प्रीफर करता है फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है इसकी, हाई होती है, वेट इसका कम होता है, एरिया फॉर्मूला में ये BM होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं वाइंडिंग मटेरियल में देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। वाइंडिंग मटेरियल यानी कि बाइंडिंग करने का मटेरियल कौन कौन सा होता है। पहला होता है हमारा कॉपर, दूसरा होता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है ना। कॉपर का कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? कॉपर का किस ट्रांसफार्मर में करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में। किस में करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। किस में करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। एल्यूमिनियम वाइंडिंग कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन अब देखो बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम कॉपर का ही उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? कॉपर का ही उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी हमें क्या मिलती है? हाई मिलती है। देखो अब एक चीज़ और जानो कि जो एल्युमिनियम की बाइंडिंग होती है, एल्युमिनियम का जो तार होता है वो थोड़ा सा जगह स्पेस क्या लेता है? जगह लेता है, जगह ज़्यादा लेता है अकॉर्डिंग टू एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अपेक्षा क्या लेता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग होती एल्युमिनियम तार जो होता है हमारा, ठीक है, वो कॉपर तार के पीछे थोड़ा ज़्यादा जगह लेता है। क्या लेता है? थोड़ा ज़्यादा लगा होता है। क्यों जगह लेता है ज़्यादा? इस बात को समझो क्यों। क्योंकि जैसे कि पता है आपको मान लो ये एल्युमिनियम बता रहा है, ठीक है, सपोज को इसकी एरिया क्या हमारी A है, ठीक है, एरिया A है, इसकी एरिया A मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या हमारा A है, और ये हमारा क्या है? अब इसमें मान लो 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब 2 एम्पियर की करंट को फ्लो कराने के लिए एल्युमिनियम तार में थोड़ा सा इससे मोटा होना चाहिए, है मतलब ना। एल्युमिनियम करंट मान लो 2 ही हमारा होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं A13 होना चाहिए, हम A से थोड़ा सा बेसी सवा एक कर सकते हैं, सवा एक कर सकते हैं, ठीक है, या 1.5 बोल सकते हैं। आई समझ में? यानी कि जो कॉपर का तार होता है वो एल्युमिनियम की तार के पीछे क्या होता है? पतला होता है, लेकिन ठीक है, कॉपर का की जो हमारा कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है हमारी? हाई होती है एल्युमिनियम की अपेक्षा, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इसके अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? ज़्यादातर कॉपर वाइंडिंग एल्युमिनियम कॉपर वाइंडिंग का ही प्रयोग करते हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, ठीक है ना। चलिए थैंक यू नंबर। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसफार्मर के और ज़्यादा जो भी आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे उसको हम आगे पढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें जिससे और से बच्चों को सबको क्या हो सके? लाभ हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।